डॉक्टर तिवारी जी, आप तो काफी लेख लिखते हैं। नैरेटिव शब्द का आप यूज करते हैं। इस नैरेटिव शब्द का जनता के ऊपर क्या, किस दृष्टिकोण से जनता देखे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, धन्यवाद आपको। एक चीज तो हमें ये समझनी होगी कि नैरेटिव जिसे हिंदी में आख्यान कहते हैं, वो इस शब्द का तो इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। हिंदी में भी ज्यादातर नैरेटिव का ही इस्तेमाल करते हैं। तो नैरेटिव क्या है और इससे क्या लाभ है और क्या लाभ है, क्या हानि है, ये इसका अलग ही एक अलग ही इसका कलेवर होता है सब। पहली चीज तो ये समझना है हमको कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, उसमें देश भी आ जाता है, समाज भी आ जाता है, कोई छोटा मनुष्यों का वर्ग भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। हम बगैर कहानियों के नहीं जिंदा रह सकते। हर किसी को एक कहानी चाहिए, राष्ट्र को भी एक कहानी चाहिए जिसको आधार बना करके वो आगे बढ़ता है। तो नैरेटिव इसी तरह के आख्यान होते हैं जो बनाए जाते हैं। नैरेटिव्स के बारे में ये एक कहा जाता है कि कोई भी नैरेटिव हमेशा के लिए नहीं होता और कोई भी नैरेटिव सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो जैसे मैंने बताया, कहानियां चाहिए हमको, तो राष्ट्र के निर्माण के लिए भी और चरित्र के निर्माण के लिए भी नैरेटिव्स की जरूरत होती, आख्यानों की जरूरत होती, प्रतीकों की जरूरत होती। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद, अच्छा इस चीज को हमको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे मुल्क थे जो गुलाम थे, इसके बाद आज़ाद हुए, तो उन्होंने अपने इतिहास का मंथन किया और उसमें से ऐसे आख्यान निकाले, ऐसे प्रतीक निकाले जो कि प्रेरणादायक हो, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके और उसके आधार पर वो राष्ट्र आगे बढ़ सके। तो अब ये समझने वाली बात है। देखिए, गुलाम मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे आख्यानों को ढूंढ निकालेंगे जिससे उनकी गुलामी चिरस्थायी हो जाए, और जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं और जिनके पास अपना चिंतन होता है और जो आगे की देखते हैं, वो अपने इतिहास से ऐसे नायकों को चुनते हैं और ऐसे आख्यानों को चुनते हैं, ऐसे प्रतीकों को चुनते हैं जो कि एक उन्नत और मजबूत राष्ट्र के बनाने में सहायक हो। आज़ादी के बाद ये गड़बड़ हुआ। आज़ादी के बाद जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व था उसने ऐसे नायकों को चुना, ऐसे आख्यानों को चुना जो हमारी पराजय को दिखाते हैं, हमारे पराभव को दिखाते हैं। अब ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसकी एक अलग कहानी जिस पे चर्चा की जा सकती है। लेकिन जब इतिहास के उन पन्नों पर सही रोशनी पड़ती है तब आप देख रहे हैं कि जो नायक थे वो खलनायक हो रहे हैं और नए नए नायकों की आगे आने की बात चल रही है। तो ये सब इस चीज पर निर्भर करता है कि आप कैसे मतलब नैरेटिव्स निकालते हैं और कैसे उन पर अमल करते हैं। इसके दो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। सिकंदर महान था, और उस वक्त में सिकंदर महान था जब उन्होंने, पश्चिम वालों ने इस दुनिया को, हमारी दुनिया की खोज भी नहीं की थी, मतलब उनको वो रूट भी नहीं मालूम था कि हिंदुस्तान कैसे आया जाता है। वहां का नैरेटिव था कि सिकंदर महान है। हमारे यहाँ भी उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया गया। तो सिकंदर की महानता के क्या कारण थे? सिकंदर की महानता के कारण ये थे कि उसने बहुत बड़े भूभाग को जीता था, ठीक है, और उसने बहुत सारी हत्याएं की थी, बहुत सारे लोगों को मारा था, वो महान हो गया। लेकिन ये नैरेटिव हमने स्वीकार तो किया। हमारे यहाँ का नैरेटिव क्या है? हमारे यहाँ का नैरेटिव ये है कि महावीर वो है जो मच्छर भी नहीं मारता है, जो अपने ऊपर शासन करता है वो महावीर है, ठीक है। इसी तरह से अब देश के नैरेटिव को देखें। देखिए, एक चीज ये याद रखिए, अगर आज अमेरिका दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र है तो उसके पीछे उसके नैरेटिव्स ही हैं। ऐसे नैरेटिव्स बनाए गए, ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं, ऐसी किताबें लिखी जा रही हैं जिसमें
ये दिखाया जाता है कि भाई वो दुनिया पर बड़ा संकट आया है और अमेरिका की फौज ने उसको आकर के बचा लिया। वो अमेरिका की फौज जो अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाई, वो अमेरिका की फौज जो वियतनाम में कुछ नहीं कर पाई, दोनों जगहों से भागना पड़ा उनको, वो दुनिया को बचा लेगी। लेकिन नहीं, एक नैरेटिव इस तरह से बनाया गया। हमारे यहाँ नेगेटिव तरह के नैरेटिव बनाए गए। राम को लेकर के एक नैरेटिव बनाया गया कि राम थे नहीं। इसका मतलब जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें लगता है कि इतिहासकारों ने बहुत वो इतिहास पर उल्टा सीधा जो है नहीं, देखिए ऐसा इतिहास अपनी जगह पर, आप इतिहास के किस भाग पर रोशनी डालते हैं ये महत्वपूर्ण है ना। आप अकबर को महान बता रहे हैं तो राणा प्रताप क्या हुए आपके लिए? एक लड़ाई में दोनों महान और दोनों विजेता तो नहीं हो सकते। यहां आपने जबरदस्ती अकबर को महान बना दिया। हमको महान किसको दिखाना है या बनाना है, और वाकई में कौन था महान? महान राणा प्रताप थे। महान राणा प्रताप जी क्यों थे, उसके पीछे कारण है क्योंकि स्वतंत्रता के लिए जिस तरह का संघर्ष और जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जिन परिस्थितियों में रह करके, वो असंभव है। पूरी दुनिया में ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। हमको उनको हीरो मानना चाहिए, आपने उनको बना दिया। अभी देखिए औरंगजेब का विवाद चल रहा है, तो आपको ये चुनना है कि आप वाहिद दुनिया के अकेले मुल्क हैं, और ये सब नैरेटिव का नतीजा है। आपने लोगों को ऐसा समझाया, ऐसी किताबें पढ़ाई, ऐसी फिल्में बनाई जिसमें उनको महान बताया गया। शिक्षकों को लेकर के ऐसे नैरेटिव्स बनाए गए कि जो झक्की टाइप का होगा वो वही अच्छा शिक्षक होगा। 3 इडियट्स में देखिए टीचर की क्या स्थिति दिखाई गई है। ये पूरे नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, और ये इसलिए गढ़े जाते हैं कि आपकी संस्कृति को और आपके देश की दिशा को, समाज को एक पर्टिकुलर दिशा और में ले जाना होता है। इसलिए ऐसे नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। नैरेटिव्स को तोड़ा भी जा सकता है, नए नैरेटिव्स गढ़े भी जाते हैं। तो ये वक्त आ गया है कि जब हमको सही तरह से इतिहास पर रोशनी डालना है, और रोशनी डालने के बाद ये देखना है कि भाई हमारे नायक कौन है। पूरी दुनिया में लोग ऐसे करते हैं। आप दुनिया के अकेले ऐसे मुल्क हैं जो बलात्कारियों को, आताताइयों को, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उनके नाम पर आप मेले लगाते हैं, उनके नाम पर आप जो है वो रोड का नाम रखते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आया। आप अकेले मुल्क हैं दुनिया में, और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो अपने पूर्वजों को जिसने कन्वर्जन किया, जिसने उनका कत्लेआम किया, उनको वो हीरो बनाए। तो ये सब नैरेटिव का खेल होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफी आपने अच्छी तरह से आपने इसको समझाया। अगले वो में हम उम्मीद करते हैं कि और भी विषय हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अब ये बड़ा बृहद विषय है और इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। थोड़े समय में आपने जैसे कहा वैसे मैंने थोड़ी सी झलक उसकी आपको दिखाई है, और है लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। इस पर हर किसी को सोचना चाहिए कि उसका हीरो कौन होगा, उसके नैरेटिव्स कैसे होंगे। ठीक है ना। इतिहास अपनी जगह पर है, लेकिन इतिहास का विश्लेषण और उसका मंथन और उससे निकलने वाले अमृत को लेना है या उससे निकलने वाले विष को लेना है, ये हमको निश्चित करना, तय करना। धन्यवाद।